तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग तुगलक डायनेस्टी को पढ़ रहे थे। कल के क्लास में हम लोगों ने तुगलकों के बारे में देखा था कि तुगलक कौन थे और उसका जो क्रोनोलॉजी था इस वंश का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कुल 8 शासक थे, जिसमें से आरंभ के 3 शासक काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उन 3 शासकों में गियासुद्दीन तुगलक को हम लोग कल के क्लास में पढ़ चुके थे। उसके बाद जो दूसरा शासक है जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक है, उसको आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत के काल में कुछ ही शासक ऐसे हैं जो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से या दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों के महत्व के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें अगर क्रम से आप देखें तो ऐबक का नाम लिया जा सकता है, इल्तुतमिश का नाम लिया जा सकता है, बलबन का नाम लिया जा सकता है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो इतने ही शासक मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से या दिल्ली सल्तनत में महत्व के दृष्टिकोण से पढ़ा जाता है। लेकिन इनमें भी जो 2 कैरेक्टर ऐसा है जिस पर बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज में, उसमें एक है अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने देखा पिछले क्लास में, और दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक। यही वो टॉपिक है जिस पर बराबर सिविल सर्विस में सवाल आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये दोनों शासकों के शासनकाल में जो उनकी उपलब्धियां हैं वो काफ़ी आकर्षक है। खिलजी के बारे में हम लोग देख चुके, अलाउद्दीन के बारे में कि क्या उसकी उपलब्धि थी। तुगलक उससे जस्ट उसका उल्टा कैरेक्टर प्रस्तुत करता है। अलाउद्दीन खिलजी का अगर जीवन को हम लोगों ने देखा तो पाया था कि बहुत शिक्षित नहीं था वो, लेकिन उसके विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक एक शिक्षित शासक था। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई सुल्तान था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन इसके बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा अपने कामों में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी काम किए उसमें उसको असफलताओं का सामना करना पड़ा, और इसी कारण इतिहास में वो अपनी असफलताओं के लिए जाना जाता है। बहुत सारी योजनाएं चलाई थी, अभी कुछ देर बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो उन योजनाओं में कोई भी योजना उसकी सफल नहीं। तो इससे एक बात ये साबित होता है इतिहास से कि शासन की सफलता के लिए सुल्तान का शिक्षित और बुद्धिमान होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि तत्कालीन परिस्थितियों का सही ढंग से समझना जरूरी है। अगर तत्कालीन परिस्थितियों को जो व्यक्ति नहीं समझता है, वो बहुत बुद्धिमान होते हुए भी, बहुत योग्य होते हुए भी उसकी सारी योग्यता और बुद्धिमत्ता जो है वो समाप्त हो जाती है। और तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का जो चरित्र, जो कैरेक्टर हम लोगों के सामने है, वो कुछ इसी तरह का है कि योग्य तो था, महत्वाकांक्षी तो था, बहुत ज़्यादा शिक्षित भी था, लेकिन इन सबों के बावजूद वो परिस्थितियों का सही अध्ययन करता नहीं। परिणाम ये हुआ कि उसने जो भी योजनाएं बनाई वो सब के सब असफल रही, और उसकी असफलता का परिणाम ये हुआ कि उसके शासन के अंतिम आधे वर्षों में विद्रोहों का एक ऐसा क्रम चल पाया कि तुगलक डायनेस्टी पतनशील हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो इसी कंटेक्स्ट में हम आज के क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जहां तक मोहम्मद बिन तुगलक का प्रश्न है, तो इसने दिल्ली सल्तनत पर
1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी तक कुल 26 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक गियासुद्दीन तुगलक का बड़ा पुत्र था। और इसके 3 अन्य भाई भी थे। भाइयों का जो इसका नाम था अहमद खां, मसूद खां, और मुबारक खां। लेकिन ये तीनों भाई राजनीति में या शासन में कोई भूमिका नहीं निभा पाए। इसके बचपन का नाम जो था, या कह लीजिए इसका जो मूल नाम था, वो फखरुद्दीन मोहम्मद जौना खां था। इसका नाम मोहम्मद तुगलक नहीं था, बल्कि जो नाम इसका प्रचलित था शासक बनने से पहले, वो फखरुद्दीन मोहम्मद जौना खां था। और इसका एक उपनाम भी था। उपनाम का मतलब समझते हैं? हर आदमी का 2 नाम होता है, आप लोग का भी होगा। एक वो नाम जो स्कूल कॉलेज में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, और एक नाम जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं पुकारू नाम। शौक से माँ बाप प्यार से रख देता है कोई छोटा मोटा नाम, और उसी से वो घर में जाना जाता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल के लिए अलग से बजाते तौर पे या समाज के लिए अलग तौर से नामकरण होता है। वही यहाँ है कि ये उपनाम अब्दुल मजीद था। सॉरी, अब्दुल मुजाहिद था। मजीद नहीं लिखेंगे, मुजाहिद लिखेंगे। ठीक है। इसका व्यक्तित्व जो है अगर देखा जाए तो काफी योग्य था। ये काफी महत्वाकांक्षी था। और काफी शिक्षित था। ठीक है। यहां पर एक संदेह हम आपसे दूर करना चाहते हैं कि आपके दिमाग में ये बात उठती होगी कि सर, जो आदमी शिक्षित होता है, योग्य होता है, तो उससे तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर वो शिक्षित है, योग्य है और असफल हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि उसका शिक्षा कोई काम नहीं आया, उसकी महत्वाकांक्षा कोई काम नहीं आई। ये एक प्रश्न उठना चाहिए कि भाई, पढ़ता लिखता क्यों है आदमी, शिक्षित क्यों होता है, योग क्यों होता है, कि उसके सामने जो समस्याएं आए उन समस्याओं को वो हल करे। तो आप कहते हो कि सर, एक तरफ आप ये पढ़ा रहे हैं कि ये काफी योग्य था, शिक्षित था, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि इसकी जितनी योजनाएं हैं वो विफल हुई। तो ये दोनों में मेल तो नहीं खाता है। जहां शिक्षा है वहां सफलता होनी चाहिए। यहाँ इतिहास में दिखाई पड़ रहा है कि जहां शिक्षा है वहां व्यक्ति असफल है। और जो सुल्तान शिक्षित नहीं था, यानी कौन, अलाउद्दीन खिलजी, वो बहुत हद तक इसकी तुलना में सफल रहा।
तो इस प्रश्न का आपके पास क्या उत्तर है? तो मेरे पास इसका उत्तर यह है कि शिक्षा जो है वास्तव में एक सैद्धांतिक अनुभव होता है। यानी जो चीजों को सीखते हैं उसमें वो सैद्धांतिक बातों को सीखते हैं, और उस सैद्धांतिक बातों को सीखने के कारण अपनी नई योजना चलाने की या अपनी नई महत्वाकांक्षा को पूरा करने का एक सपना हर व्यक्ति में पैदा होता है। लेकिन सांसारिकता के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, वो है व्यवहारिकता। हर बातें शिक्षा के आधार पर तय नहीं की जा सकती, कुछ बातें व्यवहार के आधार पर भी तय होती है, और जब शिक्षा और व्यवहार मिलता है तो सफलता की आशा की जा सकती है। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ये हुआ कि शिक्षित था, महत्वाकांक्षी था, लेकिन व्यवहारिक नहीं था, प्रैक्टिकल नहीं था, जिसके वजह से उसने परिस्थितियों को सही से अवलोकन नहीं किया और अपनी योजनाओं को लॉन्च कर दिया, और उसकी योजनाएं परिस्थितियों के विपरीत थी, जिसके वजह से सफल हुई। लेकिन योजनाओं की असफलता से आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक असफल शासक था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो योग्य व्यक्ति होता है उसके सिद्धांत ही, उसकी योजनाएं बड़ी सटीक होती हैं, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते। वो समय से बहुत आगे की चीज होती है, और परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति का जो योजना होता है असफल हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देंगे आपको कि जब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी, ये शायद 84 में प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस समय हमको बहुत अच्छे से याद है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनके द्वारा बहुत ज्यादा सुधार किया गया। उसी समय एक चीज हुआ था कि रेलवे में कंप्यूटराइजेशन हुआ था। रेलवे में जो अभी आप कंप्यूटर से टिकट देखते हैं, ये सारी चीजें, तो पहले नहीं था वैसा। पहले ये कूट का टिकट रहता था, आप जाते थे, दीजिए टिकट पटना का, तो निकालता था उसमें से, और डेट वाला एक पंचिंग मशीन होता था, उसमें से डाल दे दिया तो डेट पड़ गया और आपको दे देता था। लेकिन रिजर्वेशन के लिए भी वही था, वही कूट वाले में पीछे में आपका नाम, बर्थ नंबर और कोच नंबर लिख दिया, इस टाइप से होता था। जब राजीव गांधी ने कंप्यूटराइजेशन किया रेलवे का, तो रेलवे के एम्प्लॉय यूनियन ने इसका तीव्र विरोध किया कि इससे तो रोजगार घट जाएगा, रोजगार में कमी आ जाएगी। तो क्यों? क्योंकि राजीव गांधी के भविष्य का जो दृष्टिकोण था वो रेलवे यूनियन नहीं समझ पाई, इसलिए विरोध किया। बाद में जब वो योजना चालू हुई तो पता चला कि बहुत अच्छा योजना है ये। अच्छा किस लिए है भाई? कि कंप्यूटराइजेशन हो जाने से आप कहीं पे भी रह करके कहीं का टिकट ले सकते हैं। अब इतना ज्यादा हो गया, अपने मोबाइल से टिकट आप ले सकते हैं। तो रेलवे में जो काउंटर पर मारामारी का भीड़ था, उससे पब्लिक को बहुत राहत मिली। तो नौकरी तो नहीं घटा। जो क्लर्क पहले मैनुअल टिकट काटता था, अब वही क्लर्क कंप्यूटर पर बैठ के टिकट काट रहा है, काउंटर तो होता ही है। इसी प्रकार से उस समय के और घटना घटी जो हम बताना चाहते हैं कि टेलीविजन को आम कर दिया गया। पहले टेलीविजन कुछ फिक्स लोगों के पास था, लेकिन इंदिरा गांधी के बाद जो नई सरकार आई उसने नए नए टावर लगाए और फिर टेलीविजन जो है आम घरों में पहुंचना शुरू हो गया। तो मुस्लिम उलेमाओं ने विरोध किया इसका, टेलीविजन का, कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो दूर की बात उस समय की सरकार सोच रही थी, मुस्लिम उलेमा वहां तक नहीं सोच पा रहे थे, इसलिए उन्होंने विरोध किया।
तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो योजनाएं होती हैं वो उस समय लोग नहीं समझ पाते, उस योजना का साथ नहीं दे पाते हैं, इस कारण भी वो योजना असफल हो जाती है। वो योजना असफल इसलिए नहीं होती है कि शासक ने जो है वो सही काम नहीं किया, बल्कि ये भी हो सकता है कि शासक के दूरगामी कार्य को उस समय की जनता नहीं समझ पाई और जनता ने योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग नहीं किया, इसलिए योजना असफल हुई। तो ये ही बात मोहम्मद बिन तुगलक पे लागू होती है कि गलती मोहम्मद बिन तुगलक की नहीं थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी योजनाएं लागू की वो बिल्कुल सही थी, लेकिन उसके साथ हुआ ये कि जनता उन योजनाओं के लाभ को नहीं समझ पाई और जनता ने साथ नहीं दिया, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक की योजना असफल रही। तो ये हम पहले इसलिए पढ़ा दिया आपको, ये बात पहले इसलिए बता रहे हैं कि अगर नहीं बताते तो मोहम्मद बिन तुगलक के कैरेक्टर को आप ठीक से पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि जब फैक्ट्स आपके पास रखा जाता तो एक चीज बन जाती है आपके दिमाग में, बैठ जाती कि ये तो महाबोगस शासक था, एकदम पागल शासक था, और इसके बारे में आपका जो निष्कर्ष होता लास्ट में वो बहुत विरोधी होता, जिसके वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो इस कारण हमने जरूरी समझा कि उसके कैरेक्टर का मूल्यांकन उसके उपलब्धियों को, उसके अचीवमेंट को पढ़ाने से पहले आपको बता दिया। क्लियर? तो ये एक पक्ष है उसके व्यक्तिगत जीवन का। अब अगर उसके विचारों को आप देखें, मोहम्मद बिन तुगलक के विचारों को, तो विचार के आधार पर वो एक धर्मनिरपेक्ष और नस्ल विरोधी शासक था। ये उसके कैरेक्टर को काफी ब्राइट करता है कि अभी तक जितने शासक हुए वो धर्म के मामले में निष्पक्ष नहीं हुआ करते। मोहम्मद बिन तुगलक से पहले के जितने दिल्ली सल्तनत के शासक, उनका धर्म के प्रति झुकाव रहता था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम शासक था कि जो धर्म के मामले में बिल्कुल निरपेक्ष था। यहां पर धर्म के मामले में निरपेक्ष का मतलब ये आप नहीं ले लीजिएगा कि आप धर्म को नहीं मानते हैं। धर्म को नहीं मानना धर्म विरोधी कहलाता है, और धर्म को निष्पक्ष रूप से मानना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। तो धर्म को निष्पक्ष रूप से मानने का क्या अर्थ है? तो सिर्फ एक ही अर्थ है कि जो आपका धार्मिक विश्वास है, यानी शासक का जो धार्मिक विश्वास है, वो शासक अपने धार्मिक विश्वास को मानेगा, लेकिन अपने धार्मिक विश्वास को दूसरों पर नहीं थोपेगा और दूसरे के धार्मिक विश्वास का सम्मान करेगा। ये धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल है। अगर यूरोपीय मॉडल की बात करेंगे तो वहां धर्मनिरपेक्षता नहीं है, धर्म विरोधी बात है, क्योंकि वहां सीधा सीधी बात है कि स्टेट का धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप ही नहीं होगा। स्टेट एक प्रकार से धर्म के मामले में नास्तिक होगा, हेरेटिक होगा। यूरोप की धर्मनिरपेक्षता व्यक्तिगत विशेषताएं है। व्यक्ति को अपने धर्म के मानने का सिर्फ अधिकार है, राज्य उसमें कोई सहयोग नहीं करता है। भारत में राज्य धर्म के मामले में सकारात्मक सहयोग करता है। यह यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर है। हम ये इसलिए बता रहे हैं
कि जो भारत में धर्मनिरपेक्षता हम देख रहे हैं उसकी बुनियाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, अपने समय में डाली। कैसे? कि व्यक्तिगत रूप से मोहम्मद बिन तुगलक अपने धर्म को मानता था। हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बताया कि वो व्यक्तिगत रूप से अपने धर्म को नहीं मानता था, यानी वो नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा नहीं रखता था, किसी चीज इस्लामी नियमों का पाबंद नहीं था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक पांचों समय का नमाज पढ़ता था, वो रोजा भी रखता था। इसका मतलब व्यक्तित्व के हिसाब से वो इस्लामी नियमों को मानने वाला था। लेकिन इसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, तो वो देखिए कि उसकी धर्मनिरपेक्षता प्रमाणित ऐसे हो रही है कि होली, दशहरा, ये सब त्योहारों में वो भाग लेता था पर्सनली। यही नहीं, उस समय गिरनार और सतुलंजय में बहुत विशाल मंदिर था, यहां वो अक्सर दर्शन के लिए जाया करता था। यही नहीं, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद एक जैन साधु थे जिनका नाम जिन प्रभा सूरी था। जिन प्रभा सूरी उससे विचार करता था धार्मिक विषयों पर, यानी धार्मिक विषयों पर बहुत कंजर्वेटिव नहीं था वो। आज के समय में आप गौर से देखिएगा तो हर धर्मावलंबी की एक आदत है, रेयर ऑफ रेयर कोई नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते हैं, उसमें हम भी शामिल हो सकते हैं। हर धर्मावलंबी सिर्फ एक ही बात सोचता है कि जो मेरा धार्मिक विश्वास है वही सही है, और बाकी दूसरे का धार्मिक विश्वास 100% गलत है। और ये बात विभिन्न धर्मों के मानने वालों के बीच ही नहीं पाई जा रही। दुख की बात यह है कि एक धर्म के मानने वाले विभिन्न पंथों के बीच भी पाई जाती है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, यहूदी धर्म हो। इस्लाम धर्म के अंदर भी विभिन्न पंथ पाए जाते हैं, और वो पाए जाने वाले एक पंथ बाकी पंथों को पूरी तरीके से गलत मानते हैं। हिंदू धर्म में भी विभिन्न पंथ पाए जाते हैं, और उस धर्म में एक पंथ बाकी अपने धर्म के सारे पंथों का विरोधी होता है। तो धर्म का ये चरित्र जो वर्तमान समय में उभर करके सामने आया है वो गैर धार्मिक है, वो नॉन रिलीजियस थॉट है। क्योंकि रिलीजियस थॉट को एग्जिस्टेंस और एक्सेप्टेंस का है। क्योंकि आप गौर से आप देखिए सारे धर्मों का निहितार्थ या लास्ट एम, फाइनल ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो सिर्फ एक है, और वो है टू मीट द गॉड, टू अचीव द गॉड। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एम सभी का है, जितने धार्मिक ग्रंथ आप पढ़िए, कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। इसी को सभी धर्मों में निर्वाण की प्राप्ति का संकल्प कहा गया। तो जब मुद्दा एक है, उद्देश्य एक है, तो उस पर तो विचार होना चाहिए ताकि जो कंफ्यूजन हो वो दूर हो। तो ये बुनियाद कौन डाल रहा है मध्यकाल में? आगे चल के और भी शासक होंगे, ऐसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको अकबर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मध्यकाल में अकबर एकमात्र ऐसा शासक था, बल्कि इसकी बुनियाद जो है कौन डाल रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन साहब, इन सभी विशेषताओं के बावजूद इसका व्यक्तित्व जो है किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का, वो आलोचनाओं का शिकार हुआ।
आलोचनाओं का शिकार। जितना आलोचना इस पर इतिहासकारों के द्वारा किया गया है उतना किसी का पर भी नहीं किया गया। अब उसको देखते हैं किस इतिहासकार ने क्या कहा इसके बारे में। एक इतिहासकार है फरिश्ता। ये इसको कहता है द्वितीय यजीद। एवं रक्त पिपासु। रक्त पिपासु, रक्त पिपासु में समझते हैं ब्लड ड्रिंकर, खून पीने वाला। अब बोलिए तो फरिश्ता ने क्यों उसको द्वितीय यजीद कहा और रक्त पिपासु कहा? क्या आप चाहते हैं कि इसको सिर्फ रटेंगे या फिर इसके अंदर की बात को भी जानेंगे? एक तरीका यह है कि यहां से मामला खत्म कर दिया जाए। एक उपमा है द्वितीय यजीद, याद कर लीजिएगा, रक्त पिपासु याद कर लीजिएगा। दूसरा तरीका है नहीं, क्यों कहा फरिश्ता ने, तो आप किस चीज के हिमायती हैं? पहली वाली बात के या दूसरी वाली बात के? दूसरी वाली, तो समय लगेगा साहब, ठीक है। तो द्वितीय यजीद कहने के पीछे जो आधार है वो ये है कि इस्लाम धर्म में यजीद नामक एक शासक हुआ था। और कब हुआ था तो वो थोड़ा सा आप पहली वाली बात जानते हैं, इसलिए आसानी होगी समझने में। हमने शुरुआत मध्यकाल जब किया था तो इस्लाम का उदय पढ़ाया था और उस समय कहा था कि प्रॉफिट के मरने के बाद खिलाफत के 3 दौर आए थे। एक दौर खिलाफत राशिदा था जो 632 से लेकर के 662 या 61 ईस्वी तक चला था, याद है आपको? इसको प्योर खिलाफत बोला जाता है। लेकिन उसके बाद 662 से लेकर के 750 तक खिलाफत का एक दूसरा दौर आया जिसको बोलते थे खिलाफत उमैया। मामला इसी खिलाफत उमैया का है। खिलाफत उमैया का जो स्थापना किया था उस व्यक्ति का नाम था मुआविया। और मुआविया ने पूर्व के इस्लामी नियमों के विपरीत इस्लाम धर्म में एक नई चीज जोड़ी थी और वो था पादशाहत, किंगशिप। खिलाफत राशिदा में किंगशिप का कंसेप्ट नहीं था। जो खलीफा होता था वो अपने आप को अवाम का, पब्लिक का नौकर समझता था और फटे कपड़े पहनता था। उसके घर में खाने की चीजें नहीं होती थी। लेकिन इसके जस्ट रिवर्स, जब मुआविया ने खिलाफत उमैया की स्थापना की तो उसने पादशाहत की उपाधि धारण कर ली और दुनिया का सबसे अमीर पादशाह था। आज भी उसके महल हैं, तो उसको आप जाके सीरिया में देख सकते हैं, कितना विशाल महल है, मुआविया का महल। लेकिन इन चारों खलीफाओं का कोई अवशेष नहीं। उनकी कब्रें भी मिट्टी की हैं, पक्का नहीं किया गया है। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि एक कंट्रास्ट मिलेगा इस्लाम में आपको। एक तरफ निर्धनता दिखाई पड़ेगी, दूसरी तरफ शहनशाहियत दिखाई पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो उस समय प्रॉफिट के नाती, यानी क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डॉटर ऑफ, ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड डॉटर थे जिनका नाम था हुसैन। तो इस्लाम ने जो नियम स्थापित किया था कि शराब नहीं करना है, पीना है, बादशाहत नहीं दिखाना है, उसके बाद अडल्ट्री नहीं करना है, ये सारे विशेषताओं का समुच्चय था जो व्यक्ति, वो व्यक्ति था यजीद, जो मुआविया का बेटा था। मुआविया के मरने के बाद यजीद जो है वो अगला खलीफा बना, आप बोलिए कि अगला राजा बना। तो यहां पर एक लड़ाई थी हुसैन और यजीद के बीच में। एक इस्लाम हुसैन पेश कर रहे थे
जो निर्धनता का पोषक था, और दूसरा यजीद प्रस्तुत कर रहा था जो विलासिता का पोषक था। तो ये लड़ाई सल्तनत की नहीं थी, ये लड़ाई विचारधारा की थी कि हम किस विचारधारा को माने। अगर हुसैन के विचारधारा को माना जाएगा तो ही इस्लाम बचेगा, और अगर यजीद के विचारधारा को माना जाएगा तो फिर धर्म तो शराब पीने का अनुमति नहीं देता, धर्म तो चोरी करने का अनुमति नहीं देता, धर्म तो अडल्ट्री करने का अनुमति नहीं देता। तो अगर यजीद के इस्लाम को मान लिया जाता तो फिर ये सब भी मानना पड़ता। इसलिए दोनों के बीच मैदान करबला में एक जंग होता है, और इस जंग में हुसैन अपने 72 लोगों के साथ मारे जाते हैं, लेकिन यजीद की बात को नहीं मानते। तो इस ढंग से हुसैन ने अपनी जान देकर करके सत्य को बचा लिया, यानी इस्लाम को बचा लिया। तो यजीद पूरी दुनिया में असत्यता का और क्रूरता का एक प्रतीक बन गया। अब उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति जो है अच्छे शब्द नहीं कहता है। सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान, बल्कि दूसरे गैर जो इस्लाम धर्म के नहीं मानने वाले लोग हैं, वो भी यजीद को सैंबल मानते हैं अनैतिक चीज का। तो ऐसी परिस्थिति में फरिश्ता उसको द्वितीय यजीद कह रहा है। मतलब कितनी बड़ी गाली दिया मोहम्मद तुगलक फरिश्ता ने कि ये अनैतिकता का प्रतीक है। एक यजीद तो वो था जो समाप्त करना चाहता था इस्लाम को, और ये एक दूसरा यजीद है जो अब इस्लाम को समाप्त करना चाहता है। इसीलिए फरिश्ता ने इसको द्वितीय यजीद कहा। बात समझ में आई? तो उसको ये इल्जाम क्यों सहना पड़ा? क्योंकि धर्म के क्षेत्र में वो ये सब काम कर रहा था। अब बात समझ में आई? हाँ, तो इस ग्राउंड पे इसे द्वितीय यजीद कहा गया। अब देखिए, यहां पर बात बहुत लंबी बढ़ सकती है। हमको क्यों कहा यहां तक समझ में आया था, समझाना था, समझा दिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, और भी आगे होती है। दूसरा, रक्त पिपासु क्यों कहा? कि उसने और जो योजनाएं लागू की आगे चल करके, उसमें उसने क्रुएल्टी का पॉलिसी अपनाई, और उसके वजह से लोगों को जो है वो बहुत दुख हुआ, बहुत कठिनाई हुई। इसका मतलब कि उसने लोगों का खून पिया, इसलिए उसको रक्त पिपासु कहा गया। तो कैसे, वो अगले वाले इसमें हम और एक्सप्लेन करेंगे जब उसकी योजनाएं पढ़ाएंगे तब। ये तो गया फरिश्ता का। उसके बाद बरनी, यानी ज़ियाउद्दीन बरनी, जो उस समय का समकालीन इतिहासकार है, वो कहता है कि ये विरोधाभासों का मिश्रण है। विरोधाभासों का मिश्रण है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। विरोधाभासों का मिश्रण का मतलब क्या हुआ कि उसकी कोई भी चीज जो है ना, वो कोई योजना लागू करता है तो फिर उसको वापस क्यों ले लेता है? एक समय है कि उसको वो खुद सही कर रहा है, और फिर कुछ समय गुजरने के बाद उसको बोल रहा है कि गलत है, इसीलिए हम इसको वापस लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि आप अपने बीच में कोई प्रोग्राम बनाइए कि भाई आज हम लोग को फिल्म देखना है, सब लोग खुश हो गए, और फिर जब फिल्म देखने की बारी आई तो आपने कहा नहीं नहीं चलो पढ़ते हैं, फिल्म देखना बुरी चीज है। तो आपका व्यक्तित्व कैसा उभर करके सामने आएगा? विरोधाभासी। आदमी झल्लाएगा कि नहीं आपसे? अरे जब फिल्म देखना गलत था तो तुमको पहले बोलने में ये पहले क्यों बोले इस गलत काम को? और जब देखने की बारी आई तो अगर सही था वो, तो फिर इतने देर के बाद क्यों बोला गलत? तो इस तरीके से आप देखिए कि अलाउद्दीन ने मोहम्मद तुगलक ने जितनी योजनाएं बनाई उसको बाद में विड्रॉ कर लिया। तो इस कारण से बर्नी, जो उस समय का इतिहासकार है, ये कहता है कि ये विरोधाभासों का मिश्रण है।
एक तीसरा इतिहासकार है जिसका नाम है एल्फिस्टन। ये तो हद से गुजर जाता है और कहता है सीधा सीधी कि ये पागल है, इज नॉट नॉर्मल मैड, ये मैड है, पागल है, इसके बारे में बात करना बेकार है। क्योंकि पढ़ते पढ़ते उसके योजनाओं को वो खुद पागल हो गया कि आखिर एक सही आदमी इतना इस तरह से निर्णय कैसे ले सकता है। सिर्फ एक इतिहासकार है जिसने उसकी तारीफ की। अब वो इतिहास कौन है? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता यही एक है जो मोहम्मद बिन तुगलक का क्या करता है? प्रशंसा करता है कि नहीं, जमाने ने इसको नहीं समझा, वास्तव में तुगलक जो है वो बहुत अच्छा शासक। तो ये जो बातें अभी आपको इतना पढ़ाया मैंने, ये आपका है इंट्रो माने इंट्रोडक्शन। जो पृष्ठभूमि बनाइएगा, परिचय दीजिएगा क्वेश्चंस का, उसमें इतनी बातें आपको लिखनी होगी। 2 पैराग्राफ लेके चलेंगे तो और अच्छा होगा। एक पैराग्राफ में ये बात, एक पैराग्राफ में ये बात। अब जो हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं वो तुगलक की योजना है। मिटाऊं? तो साफ थोड़ा कस के बोला करो ना। हाँ, मुसलमान ही थे। हाँ, बहुत पढ़ाना मुश्किल है हिस्ट्री। एल्फिस्टन पागल का मतलब सनकी होता है ना। सेलिब्रिटीज मतलब देखिए, अब हमने शुरू में ही आपसे कहा था कि हम टीचर हैं, टीचर रहने दीजिए। ये जो आप सवाल किया ना, ये शिक्षक के पद से हटा रहे हैं आप हमको। हमारी ड्यूटी क्या है? जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आप इसको बाहर निकाल रहे हैं कि नहीं? ये तो गलत है। नहीं, सोचिए, ये तो अब हम वहां जाएंगे तो क्या होगा? क्लास डिरेल होगा, फिर क्या होगा? आपसे हमसे माने गैर जरूरी बहस होगी। तो ये सब अच्छी बात नहीं है। एक अच्छे अध्येता के लिए जो समस्या है ना, उस समस्या पर डिस्कस कीजिए, इसके अधीन रहकर, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब आप साहब पढ़ रहे हैं फिजिक्स, उसमें घुसा दीजिएगा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री घुसा सकते हैं, लेकिन वो घुसाना युक्ति युक्त होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसकी आवश्यकता हो तब, वरना साइंस को साइंस की तरफ पढ़ना चाहिए। तो उसी तरीके से मोहम्मद तुगलक को हम उस समय के अनुरूप उसके कैरेक्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज के कंटेक्स्ट में ये आपका अधिकार है, आप सोच सकते हैं, लेकिन उसका डिबेट क्लास में नहीं होना चाहिए। ठीक है? कौन? क्या चीज? देखिए, अब जो है आप शायद लेट में आए हैं, हम इसीलिए इसके कैरेक्टर को पढ़ाने के पहले एक छोटा सा अलग एक कंक्लूसिव लेक्चर्स दे चुके हैं। तो आप वीडियो जब अपलोड हो जाएगा, ये बोलिएगा इनको, सुबोध जी को, कि आज ही कर दीजिए अपलोड इसको, तो आप उस लेक्चर्स को सुन लीजिएगा। हम इसीलिए जानबूझ करके आमतौर पे कंक्लूजन लास्ट में हम बोलते हैं, लेकिन इसका कंक्लूजन पहले इसलिए बता दिया कि हम जान रहे थे कि सब क्वेश्चन आप कीजिएगा, तो वो ना करे, इसके लिए पहले से आपकी मानसिकता को हमने तैयार किया था। तो पूरा योजना पढ़ने दीजिए, उसके बाद आप खुद समझ जाइएगा कि तुगलक का जो है कैरेक्टर कैसा था और इसका मूल्यांकन या एवोल्यूशंस किस तरीके से करना चाहिए। और यही वजह है कि सिविल सर्विस में इस कैरेक्टर को बार बार पूछा जाता है
उससे आपके एक्सप्लेनेशंस यानी न्यूट्रल एक्सप्लेनेशंस पकड़ा जाता है कि आप कितना न्यूट्रलिटी के साथ सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब आइए साहब, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, ठीक है, ये हमारा टॉपिक होगा। यहां पर एक बात बताना चाहते हैं हम कि इसको हम लोग दो भाग में बांट करके, चूंकि एक्सप्लेन तो करने जा ही रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने के क्रम में हम ये ध्यान देना चाहते हैं आपको कि ऑब्जेक्टिवली भी काफी स्ट्रांग आप हो। तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव ऐसा है इस टॉपिक में कि जिसको लोग ध्यान नहीं देता है और अक्सर वो गलत हो जाता है। और योजनाओं के क्रम के आधार पर कि कौन योजना पहले कौन योजना बाद में, उस आधार पे जो है एक विवाद है और उस विवाद के कारण क्वेश्चन एराइज होता है। तो हम उसी के अनुरूप लिख देते हैं और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव भी आपका मजबूत हो और सब्जेक्टिव भी आपका मजबूत हो। तो एक है बर्नी के अनुसार उसकी योजनाएं, क्या है? बर्नी के अनुसार। अगर हरीशचंद्र वर्मा का बुक आप पढ़िएगा ना तो इस फैक्ट को लिखे हुए और क्वेश्चंस एराइज हरीशचंद्र वर्मा से ही हो रहा है मिडिवल का, इसीलिए उसको पढ़िए और उसके अनुरूप अपने दिमाग को बैठाइएगा तो आपको सही आंसर मिलेगा। और दूसरा है अन्य इतिहासकारों के अनुसार, यानी अन्य में क्या, वर्तमान समय के जो इतिहासकार हैं वो इन योजनाओं का क्रम क्या बताते हैं। तो इन दो कंटेक्स्ट में उसकी योजनाओं को हम लिख रहे हैं, अन्य इतिहासकारों के अनुसार। ठीक है? बर्नी जो कहता है कि उसकी जो योजना पहली है वो दोआब में कर वृद्धि को पहली योजना बताता है। ठीक है? और दूसरी योजना वो बताता है राजधानी परिवर्तन। तीसरा वो बताता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। और चौथा वो बताता है खुरासान अभियान। और पांचवा वो बताता है कराचील अभियान। ठीक है? जो तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, जो समकालीन ग्रंथ है, हिस्ट्री के मुताबिक प्राइमरी सोर्स है, तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का क्रम ये बताया गया है। लेकिन जब रिसर्च हुआ, अनुसंधान हुआ मॉडर्न पीरियड में, तो मॉडर्न हिस्टोरियन ने कहा कि
बर्नी ने वहां जीवित रहते हुए भी सुल्तान की योजनाओं का क्रम गलत लिखा था अपने पुस्तक। अन्य स्रोतों से आधुनिक इतिहासकारों ने पता लगाया और अब ये माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सबसे पहला योजना लागू किया वो दोआब में कर वृद्धि नहीं थी बल्कि राजधानी परिवर्तन था। और राजधानी परिवर्तन करने के बाद दूसरी जो उसने योजना लाई वो था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। और तीसरे वो रखता है दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि। और तब वो कहता है, तब वो लोगों ने कहा कि इसके बाद खुरासान अभियान हुआ नहीं, ये भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो जब पढ़ा समझाते हैं तो बताते हैं। खुरासान अभियान की योजना बनी, ये आप कह सकते हैं। और इसमें था कराचील अभियान। कराचील अभियान, ठीक है, बात समझें। एक छोटी सी बात थी, इसको हम ऐसे भी बोल देते तो काम चल जाता, लेकिन जानबूझ करके हम लिखे इसलिए कि एक ऑब्जेक्टिवली ऐसा प्रश्न है जिसको अगर गौर से नहीं पढ़ा या पढ़ाया गया तो निश्चित रूप से अच्छा स्टूडेंट इसका गलत आंसर देगा। तो यहां पर ऑब्जेक्टिवली दो क्वेश्चन राइज हो सकते हैं कि बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का क्रम कौन सा है, और आधुनिक इतिहासकारों या अन्य इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का क्रम क्या है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान आपको देना है कि जो डिफरेंस है वो इसका है। बर्नी के अनुसार ये पहले नंबर पर है और अन्य इतिहासकारों के अनुसार ये तीसरे नंबर पर है। बाकी जो क्रम है वो बराबर है, देख रहे हैं आप, बाकी में कोई चेंजिंग नहीं है। अगर ये एक नंबर से हटेगा तो स्वाभाविक रूप से राजधानी परिवर्तन 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 2 हो जाएगा। और हटेगा तो जाएगा कहां, अन्य इतिहासकार इसको ले कहां जा रहे हैं, तो 3 पर ले जा रहे हैं, तो ये 3 पर चलाएगा ये, और बाकी 4-5 में कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी खुरासान अभियान और कराचील अभियान। ठीक है, तो इसको दिमाग में बड़ी, कुछ छोटी छोटी बातें, इतिहास के प्रश्न ऐसे हैं ना कि अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो फिर अच्छा खासा क्वेश्चन खराब हो जाता है, यानी आपके पास करने की उम्मीदें आपसे छिन जाती हैं। हम चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में जिस क्वेश्चंस में सिविल सर्विस फंसाता है स्टूडेंट्स को, उस पर रुक करके समय दे करके एक्सप्लेन कर देना चाहिए, चाहे वो कितना गैर महत्वपूर्ण क्यों नहीं। सिविल सर्विस में कंपटीशंस में कोई क्वेश्चन गैर महत्वपूर्ण नहीं होता है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। आप किसी को कम करके मत आकिए, हर पर बराबर फोकस कीजिए और हर को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। उसमें एक ये भी, अब देखिए हम हर योजना का अलग अलग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इसका तरीका 2 है, एक कि फिर स्लाइड लेकर के अलग अलग बोर्ड लेकर के करें, तो वो करने का मतलब ये होगा कि इसके लिए फिर दूसरा क्लास लेना पड़ेगा, इसमें तो जो समय है उसमें नहीं हो पाएगा, है ना। दूसरा तरीका ये है कि इसका सहारा लेकर के इसको वर्बली बोल कर करके आपको समझाया जाए। दोनों बातें समान हैं,
अंतर सिर्फ ये है कि उसमें आपके कॉपी पे लिखा जाता और इसमें जो है आपको घर जा करके लेक्चर सुन करके मेरी बातों को लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या बोलते हैं, मतलब वर्बली बोल दे हैं, ठीक है ना, आप सेटिस्फाइड रहेंगे ना, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आप सुबोध जी को बोल दीजिए कि आज ही अपलोड कर दीजिए ये वाला, कि हमको ऐसे भी तो आपको होमवर्क बनाना आप लोग को है नहीं, तो फिर मामला ही नहीं बनता। चलिए आते हैं। तो सबसे पहला जो है हम उठाते हैं राजधानी परिवर्तन। देखिए, अलाउद्दीन शासक जो बनता है वो 1325 ईस्वी में, और राजधानी परिवर्तन का जो निर्णय लेता है वो 1327 में, और इंप्लीमेंट करता है 1329 में। ये सब डेटा नहीं मिलेगा आपको हर जगह, फिर से सुन लीजिए। वो जो शासक बनता है कब बनता है? 1325 में। राजधानी परिवर्तन का निर्णय लेता है कब? 1326 में। और व्यवहारिकता प्रदान कब करता है? 1329 में। क्लियर? कहां से कहां ले जाना चाहता है? तो राजधानी उस वक्त समय दिल्ली में थी, और दिल्ली से वो राजधानी परिवर्तित करके देवगिरी ले जाना चाहता था। देवगिरी आपको पता है, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको विजिट किया था। रामचंद्र देव उसका शासक था, उसका पुत्र उसके बाद सिन्हन देव शासक हुआ, वही देवगिरी। और राजधानी परिवर्तन करके उसका नाम दौलताबाद रखा, देवगिरी का। आज भी उस जगह का नाम दौलताबाद है। क्लियर? जो सोर्स बताते हैं वो ये कि बजाते तौर पे उसने तैयारी की। तैयारी क्या की? रास्ते में उसने सराय बनवाए, यानी 700 किलोमीटर की दूरी थी, सॉरी 700 मील की। दिल्ली से दौलताबाद का जो डिस्टेंस था वो कितना था? 700 माइल। तो 700 माइल उस समय हवाई जहाज या आज का स्कॉर्पियो थोड़ी था। आज का अगर स्कॉर्पियो रहता तो पहुंच जाता, सुबह में चलाता शाम में। लेकिन उस समय या तो लोग पैदल जाते या फिर बैलगाड़ी से। सभी के पास तो घोड़ा था नहीं। तो उन लोगों के लिए सराय का मतलब आप समझिए होटल का, खाने पीने का, सबका इंतजाम किया गया और लोग चले गए। ये एक सिंपल सा घटना है, लेकिन इतिहास में इस पर बहुत सारी बातें कही गई। जैसे बर्नी जो है, जो एकदम खार खा के बैठा हुआ था मोहम्मद तुगलक से, वो लिखता है कि उसने पूरे दिल्ली को खाली करवा दिया। जब सभी लोग चले गए तो अपने महल के ऊपर खड़ा होकर देखा कोई बचा तो नहीं है। तो कुत्ता और बिल्ली भी एक दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन दिखाई पड़ा उसको एक अंधा और लंगड़ा। दोनों को पकड़वाया उसने, और जो अंधा था उसको जीवित रखा और जो लंगड़ा था उसको मार दिया। और अंधे को घोड़े में रस्सी से बांध दिया और बोलो इसको घोड़ा से रगेद करके ले जाओ। जब अंधा पहुंचा वहां तो उसकी सिर्फ एक टांग पहुंची थी। ये कौन कह रहा है? बर्नी कह रहा है। अब ये फैक्ट सही है या गलत, इसका एग्जामिनेशन करना है। तो उस समय के इतिहास से ये पता चलता है कि दिल्ली पूर्णतः उजड़ी ही नहीं थी, क्योंकि बहराम किस्लू खां ये मुल्तान का गवर्नर था। उसने तुगलक के खिलाफ विद्रोह किया, अपने सुल्तान के खिलाफ। तो बहराम किस्लू खां के विद्रोह को दिल्ली से की सेना को भेज करके दबाया गया था। तो अगर दिल्ली पूरी तरीके से उजड़ चुकी होती तो फिर सेना कहां से वहां से आता, जैसा कि बर्नी कहता है। इसलिए बर्नी की बात झूठी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात,
के पुरातात्विक साक्ष्य मिले कि 27, 29 और 31 यानी 1327, 1329, 1331 के दिल्ली से जारी किए गए तुगलक सिक्के मिलते हैं। तो अगर दिल्ली में कोई है ही नहीं था तो फिर वहां से सिक्का कैसे जारी किया गया? इन दो प्रमाणों के आधार पर इतिहासकार ये कहते हैं कि तुगलक ने दिल्ली को पूर्ण रूप से उजाड़ा नहीं, बल्कि दौलताबाद को एक दूसरी राजधानी बनाया और दिल्ली भी आबाद रही। और फिर बाद में किसी कारणोंवश दिल्ली को फिर से मुख्य राजधानी बनाया गया 35 में। अब सवाल ये होता है कि इतिहासकार इसको किस ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। तो बर्नी कहता है कि राजधानी परिवर्तन का जो काउज था वो ये था कि दौलताबाद जितना बड़ा साम्राज्य फैल चुका था तुगलकों का, तो उसमें सेंटर में पड़ता था, दिल्ली किनारा हो गया था। इसीलिए केंद्र से वो सारे जगहों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। और केंद्र कौन था भूभाग के दृष्टिकोण से? तो दौलताबाद था। इसलिए जो है उसने दौलताबाद को राजधानी बनाई। अगर इसी को एक्सप्लेन करें आप मैप लेकर के और दौलताबाद पर पॉइंट रख करके, तो आपको पता चले कि बर्नी का भौगोलिक ज्ञान बहुत ही कम था, क्योंकि जितना बड़ा साम्राज्य था उसमें वास्तविक रूप से दिल्ली ही केंद्र में था। अफगानिस्तान तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था, तो सभी पर तो नियंत्रण रखना था ना भाई, तो वहां दिल्ली पे ही सेंटर में पड़ता था। ये देवगिरी या दौलताबाद तो दक्कन का लास्ट पॉइंट था उसके साम्राज्य का, तो वो कैसे सेंटर में हो सकता था? इसी प्रकार से इब्न बतूता ये कहता है कि मंगोल आक्रमण के डर से उसने राजधानी परिवर्तन किया, क्योंकि लगातार मंगोल आक्रमण हो रहे थे और दिल्ली पर हो रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में, गयासुद्दीन तुगलक के समय में मंगोल आक्रमण हुए। तो ये भी तथ्य सही नहीं है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कोई मंगोल आक्रमण हुआ ही नहीं। एक मंगोल आक्रमण की चर्चा मिलती है और वो उसका नाम था तरमाशरीन, लेकिन तरमाशरीन का भी आक्रमण विवादित है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो एक राजनयिक संबंध बनाने के लिए, मिलने के लिए आया था दिल्ली, और उसका मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वागत किया और उसके साथ एक पैक्ट किया। तो इसलिए वो आक्रमण नहीं था बल्कि दोस्ती थी, और इसीलिए उसने बहुत सारे गिफ्ट दे करके उसको वापस किया। इसलिए मंगोल आक्रमण के डर से उसने राजधानी परिवर्तन नहीं किया। आधुनिक इतिहासकार एक है मेहंदी हुसैन, उन्होंने इस पर एक नया रिसर्च प्रस्तुत किया जिसको सभी इतिहासकारों ने या अधिकांश इतिहासकारों ने मान लिया। और मेहंदी हुसैन का क्या था कि वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करना चाहता था। चूंकि उसका साम्राज्य अब दक्षिण भारत में भी विस्तारित हो चुका था, उत्तर भारत का कल्चर या संस्कृति अलग थी, दक्षिण भारत की संस्कृति अलग थी। यहां पर किस संस्कृति की बात मेहंदी हुसैन कर रहे हैं? तो यहां पर इस्लामी संस्कृति की बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब दिल्ली में जो कल्चर था इस्लाम का, वो देवगिरी में नहीं था या दक्षिण भारत में नहीं था। तो इसलिए जब राजधानी का परिवर्तन किया उसने, तो उसने मुख्य फोकस जो किया वो ये कि जो उलमा वर्ग है, जो कवि लोग हैं, यानी शायर लोग, जो शिक्षित वर्ग है, वो निश्चित रूप से जाए देवगिरी, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हिस्ट्री लिखा है। तो दिल्ली के जितने स्टॉलवर्ड थे, टैलेंटेड लोग थे, उन पर उसने बल प्रयोग किया कि आपको तो जाना ही पड़ेगा दिल्ली। तो क्यों ऐसा बल प्रयोग कर रहा था? क्योंकि सांस्कृतिक रूप से
जो दौलताबाद या देवगिरी है वो दिल्ली के अनुरूप हो जाए। और यही वजह है कि लेखकों ने, सभी लेखकों ने तुगलक के खिलाफ लिखा, गलत गलत बातें लिखी, क्योंकि तकलीफ जो हुआ था राजधानी परिवर्तन से वो आम जन को नहीं हुआ था, आम जन नहीं गई थी वहां, बल्कि जो शिक्षित वर्ग, पढ़े लिखे हुए लोग थे, जो संस्कृति को जन्म दे सकते थे, वही लोग गए। और फिर बाद में ये लोगों ने विद्रोह कर दिया वहां दौलताबाद में, तो फिर उसके आदेश 1335 में उसने वापस ले लिए कि जिन लोगों को आना है दिल्ली वो आ सकते हैं। तो इस ढंग से उस समय के इतिहासकार लिखते हैं कि राजधानी फिर से दिल्ली हो गई। भाई राजधानी कभी दिल्ली समाप्ति नहीं हुई, तो आप कैसे कर रहे हैं राजधानी का परिवर्तन? ये नया खुलासा कौन कर रहा है? मेहंदी हुसैन। अब आपको थोड़ा शांति मिली है? तो इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि थोड़ा रोक करके, समझ करके इन फैक्ट्स को देखिएगा। अब आते हैं दूसरा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इस पर आइए। तो सांकेतिक मुद्रा को इंग्लिश में टोकन करेंसी बोलते हैं। टोकन करेंसी सांकेतिक मुद्रा का अर्थ समझते हैं कि मूल मुद्रा नहीं हो, उसके जगह पर हो। इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, ये भी है, हम आ रहे हैं शुरुआत में। तो मुद्रा का असल विशेषता क्या है कि मुद्रा का जितना मूल्य रहता है उस मुद्रे के धातु में समाई हुई रहती है। जैसे सोने का मुद्रा, चांदी का मुद्रा, तो जितना है उसका मूल्य, उतना सोना उतना चांदी उस मुद्रा में है। तो ये मुद्रा का वास्तविक कैरेक्टर है। और जो मुद्रा का निर्माण प्राचीन काल से होना शुरू हुआ वो इसी रूप में हुआ कि भाई बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली ठीक चीज नहीं है। अगर व्यापार को डेवलप करना है, व्यापार को बढ़ाना है, तो विनिमय का कोई नया साधन जो है वो इजाद करना होगा। तो लोगों ने देखा कि विनिमय के साधन के रूप में ऐसा साधन इजाद किया जाए जो क्वांटिटी में कम हो लेकिन वैल्यू में ज्यादा हो। तो उसमें दो धातुएं काफी महत्वपूर्ण थी, एक सोना एक चांदी, कि ये मूल्य में जो है बहुत ज्यादा होती हैं और क्वांटिटी में बहुत कम, मात्रा में बहुत कम होती है। तो इसीलिए चांदी और सोने के सिक्के बनने लगे कि थोड़ा सा ले जाएंगे, ढेर सा सामान खरीद लेंगे, या ढेर सा सामान बेचेंगे तो हमको मुद्रा मिलेगा। तो इस ढंग से मुद्रा का संरचना प्राचीन काल से शुरू हुआ और मध्यकाल तक चला। लेकिन सांकेतिकता का प्रयोग क्यों कर हुआ? तो उसके लिए एक घटना अकाउंटेबल है जो आपको समझना होगा कि व्यापक पैमाने पे जो मुद्रा प्रचलित थी वो चांदी की थी व्यापार के दृष्टिकोण से। अगर जनता के बीच विनिमय के दृष्टिकोण से देखिए तो वो कांसे या पीतल की होती थी, लेकिन व्यापार में सबसे सामान्य मुद्रा चांदी की होती थी, जो उस समय टंका के नाम से प्रचलित था। और वैश्विक स्तर पे चांदी की मुद्राएं हर देश चलाता था। और जो मुद्रा पर एकाधिकार नहीं था, पता है कि नहीं आपको? राज का राज भी मुद्रा जारी करती थी जिसमें शासक का नाम ये सब रहता था, लेकिन व्यापारिक निगम भी मुद्रा जारी करता था। कोई निजी व्यक्ति भी अपना मुद्रा बना सकता था। क्यों? क्योंकि वैल्यू धातु में था। तो ऐसी परिस्थिति में किसी देश का मुद्रा व्यापारी किसी देश में ले जाए, उस दौर में सब मुद्रा चलता था, कोई एक्सचेंज रेट नहीं था। अब बात को समझिए, ये सब चीज समझिएगा तो मॉडर्न पीरियड का जो इकोनॉमिक कॉन्स्पिरेसी है करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसको आप समझ पाइएगा। शुरुआत यहां से हो रही है 14वीं शताब्दी से विश्व में।
इसके पहले तक नहीं हुई, कि चांदी की कमी हो गई वैश्विक स्तर पर। अब इस कमी के लिए इतिहासकार जो चीज खोज करके निकालते हैं वो ये कि दो काउज अकाउंटेबल थे। एक कि चांदी का जमाखोरी हुआ। जमाखोरी का मतलब समझते हैं कि जो लोग धनी बनना चाहते थे, कैपिटलिस्ट, अभी तक पूंजीवादी विचारधारा उभर करके सामने नहीं आया था। यही वो दौर था जिसमें पूंजीवाद उभर करके सामने आ रहा है, यानी पूंजी की महत्ता बढ़ी। पहले वस्तु की महत्ता थी, वस्तु की महत्ता थी तो लोग लोभी नहीं थे, हाय हाय नहीं कर रहे थे। पूंजी की महत्ता बढ़ गई तो लोभपन बढ़ गया। तो लोगों ने अपने आप एक विचारधारा आई कि हम दूसरों से कैसे, पहले दूसरों से अमीरियत का था कि मेरे पास गाय ज्यादा है, घोड़ा ज्यादा है, ये सब था, बर्तन मेरे घर में ज्यादा है। लेकिन अब हुआ कि नहीं, चांदी जिसके घर में ज्यादा है तो चांदी क्या हुआ, सब अपने पास जमा करने लगे जो बड़े बड़े व्यापारी थे। तो इससे चांदी की कमी हो गई। और उसी समय एक प्राकृतिक घटना भी घटी कि जहां जहां से चांदी का उत्कर्षण या खनन, माइनिंग होता था, वहां से माइनिंग होना कम हो गया। यानी एक तो जमाखोरी चांदी की बढ़ी और दूसरा कि चांदी का माइनिंग भी कम हो गया। इस वजह से मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कमी हो गई। अब चांदी की कमी हो गई तो मुद्रा तो बनेगा नहीं। तब क्या होगा, जो व्यापारिक गतिविधि थी उस पर असर पड़ता कि नहीं। तो उस समय सिर्फ तुगलक नहीं था, चीन में एक शासक था गैकातू खां, ईरान का एक शासक था, इन लोगों ने भी टोकन करेंसी जारी की। वहां की टोकन करेंसी का तो और दयनीय स्थिति था, वो कागज का जारी किया गया था। चीन में पहली टोकन करेंसी कोई धातु की नहीं थी साहब, कागज की थी, और वहां सफल रही। और भारत में तो कागज का था भी नहीं, बरनी के अनुसार तांबे का, फरिश्ता के अनुसार कांसे का। अधिकांश इतिहासकारों ने कांसे वाला मुद्रा को एक्सेप्ट किया कि यही बड़े पैमाने पे जारी किया गया। तो कागज से तो कांसा या तांबा ज्यादा वैल्यूएबल था। तो साहब वो मुद्रा प्रचलित हो गया। मतलब मुद्रा है कांसे का या तांबे का, लेकिन इक्विवेलेंट है चांदी के। अब देखिए हुआ क्या कि दिल्ली का आदमी जो है ना, वो पता नहीं कि उस मिट्टी की ही अलग विशेषता है। दिल्ली के आदमी विश्वसनीय होते ही नहीं कभी। हम अब बोल रहे हैं ये, ऐसा ना विरोध हो जाए इस पर, तो इसको हम वापस लेते हैं, ठीक है। तो उस समय जो दिल्ली के लोगों ने किया वो क्या किया साहब, वो ये कि अच्छा माने रहेगा तांबा का लेकिन मुद्रा मिलेगा चांदी वाला। तो भाई मुद्रा निर्माण पर तो एकाधिकार था नहीं उस मध्य युग में, तो लोगों ने अपने घरों को ही टकसाल बना दिया। यानी सब लोग अन्य कारोबार छोड़ करके मुद्रा ढालना शुरू कर दिया कांसे और तांबे का। और ऐसी परिस्थिति में उस मुद्रा का मूल्य गिर गया। व्यापारी उस मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लेने लगे कि नहीं ये हम नहीं लेंगे। नतीजा के तौर पर 1334 में अलाउद्दीन को अपनी ये योजना वापस लेनी पड़ी। लेकिन वापस लिया तो ऐसा ही नहीं लिया, जितने तांबे और कांसे की मुद्रा थी उसको कसौटी पर परखा गया कि हम जो जारी किए हैं वो कौन सा है, और जो तुगलक ने जारी किया था बाजार में, उन सभी मुद्रा के बदले में अपने खजाने से उसने चांदी के टंके दिए। तो इस ढंग से उसकी दूसरी योजना भी क्या हुई, असफल हो गई। असफल ना बोलिएगा उसको,
अब इसमें असफलता के लिए आप तुगलक को जिम्मेदार देते हैं या किसको, ये आपका अधिकार है, इसमें टीचर का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पब्लिक बने स्टूडेंट्स क्या व्यू क्रिएट करता है, इसमें बोलने का और लिखने का आपको अधिकार है। अब तीसरा क्या है साहब, तो दोआब में कर वृद्धि। देखिए ये दोआब जो है ना, वही है जो पहले बता चुके हैं, गंगा और जमुना के बीच का क्षेत्र। तो इस दोआब के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने भी टैक्सेशन को बढ़ाया था। 1/2 तो उसका था ही, 1/2 से भी ज्यादा लिया, और अलाउद्दीन की योजना सफल रही। दोआब में कोई विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दोआब में कर की वृद्धि की तो अलाउद्दीन के इतना किया भी नहीं। 1/10 या 1/20 का विवरण मिलता है, और तुगलक के समय में वृद्धि भी कम की गई। लेकिन दुर्भाग्य कहिए तुगलक का कि इसी समय दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया। अकाल का मतलब बारिश नहीं हुई तो अनाज नहीं हुआ है? हाँ ठीक है, नहीं ठीक आप बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ वर्षा का जल की आवश्यकता पड़ती है। हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, आज नहरों का जाल बिछ गया इसलिए नहीं पड़ती। ठीक है, जवाब है उस समय उतना नहरों का जाल नहीं बिछा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से जब कम वर्षा हुई तो इससे अकाल पड़ गया। लेकिन सुल्तान के कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार किया, जबरन वसूली करना शुरू कर दिया वहां लोगों से, तो इस ढंग से उसके दोआब में कर वृद्धि की योजना भी असफल रही। तो ये योजना जो असफल हो रही है वो प्राकृतिक प्रकोप के कारण, उसमें कोई व्यक्ति का योगदान नहीं था, बल्कि नेचर ने साथ नहीं दिया। और इसी समय उसने इस दोआब में एक और योजना लागू की थी जिसको लोग नहीं पढ़ते हैं, ये पढ़ाते हैं, और वो था सहकारी कृषि। सहकारी कृषि समझते हैं? कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, मतलब लोग मिल करके खेती करते हैं और उत्पादन को आपस में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। अभी जितने डेवलप्ड कंट्री है ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब, उसमें इंडिविजुअल एग्रीकल्चर नहीं होता, पता है कि नहीं आपको? जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है वो सब कोऑपरेटिव के अधीन कल्टीवेटेड होता है। लोगों ने अपने अपने भूमियों को एक साथ मिला दिया है, 20 लोग 25 लोग जितने भूमि है मिल गई, और 20-25 लोगों ने अपने लिए वहीं पर घर बना लिया है, और वो सब मिल के खेती करते हैं, और जो प्रोडक्शन होता है आपस में बांट लेते हैं लाभ को। इसको कोऑपरेटिव बोलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक क्षेत्र को चुना जो बंजर था, जिसमें फसल नहीं होता था। 75 एकड़ भूमि उसने चुना और 90 लाख रुपया अधिकारियों को दिया कि इस भूमि में सहकारी कृषि कीजिए आप लोग, इस भूमि को जो है वो उपजाऊ बनाए। और इसके लिए उसने एक नवीन विभाग बनाया। हमने कहा था कि बाद में भी इसमें परिवर्तन होगा प्रशासन में, जो अलाउद्दीन ने एस्टैब्लिश किया है, तो और भी कुछ जुड़ेंगे। उसमें एक विभाग यहाँ पर जुड़ रहा है, और वो क्या, कौन सा विभाग था? तो अमीरे कोही। अमीरे कोही ये क्या था? तो ये कृषि विभाग था। क्या था? कृषि विभाग था। बात समझ में आई? इसी के लिए एस्टैब्लिश किया था, और इसमें अधिकारियों की नियुक्ति की थी, लेकिन सारे अधिकारी भ्रष्ट, सारा पैसा खा गए, और
जो 75 एकड़ भूमि तय की गई थी उस बंजर की बंजर रही। और इसी समय इस कृषि विभाग के अधीन जब अकाल की स्थिति थी दोआब में, तो तुगलक पीछे नहीं रहा, बल्कि एक कृषि ऋण दिया उसने कृषकों को। क्या दिया? कृषि ऋण। ये अक्सर इम्तिहान में पूछता है। और उस कृषि ऋण को का जो नाम था पता है आपको? सोनधर। आमतौर पे कृषि ऋण मध्यकाल में जो दिया गया था उसका नाम था तकाबी। ठीक है, ये दो शब्द आप हमेशा याद रखिए कि मध्यकाल में कृषि ऋण को तकाबी बोलते थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कृषि ऋण दिया वो तकाबी नहीं था, वो सोंधर था। दोनों में डिफरेंस था। इसमें देना अनिवार्य था लौटाना, और इसमें लौटाना अनिवार्य नहीं था। है तो दे दीजिए, नहीं है तो राज्य आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। तो इस प्रकार से उसकी ये तीसरी वाली योजना भी क्या हो गई? फ्लॉप साबित हो गई। अब इसके लिए कौन अकाउंटेबल है ये आप लिखेंगे। लीजिए, इसका जवाब ये है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्रशासन का ढांचा निर्मित किया था, तो उस समय से जो टैक्सेशन प्राप्त हो रहा था वो अभी तक हो रहा था। काफी प्रोस्पेरस गवर्नमेंट बन गई थी, किसी के पास धन की कोई कमी नहीं थी। पहले वाले लोगों के पास थी, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है, जैसे अभी का क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है ना भाई, तो आपसे आपको आप पर जो भी टैक्स लगाया जा रहा है बच पा रहे हैं? पूछ रहे हैं? अब तो और टेक्नोलॉजी वाला दौर आ गया है, तो कहीं से एक पेंसिल खरीदते हैं उसमें भी आपका टैक्स नहीं बच रहा है। जीएसटी जो लागू हो गया, पहले चुंगी से बच भी जाते थे। पहले चुंगी समझ रहे हैं ना, जो रोड पर चलते थे और लगता था, तो बच भी जाते थे, दाएं बाएं खेत में घुसा के निकाल लिया गाड़ी। अब जो रोड जिस ढंग का बना है और जिस ढंग का कंप्यूटराइज सिस्टम्स है कैमरा वाला, वो कोई आदमियों खड़ा रहता है, वो तो अपने आप आपके क्यूआर कोड से कट जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन उस समय स्टैब्लिश्ड हो रहा है अलाउद्दीन के समय में, तो जाहिर सी बात है राजस्व बढ़ेगा। हाँ, तो वही तो है, तब भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके लिए शासक अकाउंटेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर शासक उस भ्रष्टाचार में शामिल है तो अकाउंटेबल है, अगर शामिल नहीं है तो अकाउंटेबल नहीं है। जैसे फिरोज शाह तुगलक पढ़ेंगे हम लोग, तो आपको एक समय बताएंगे कि फिरोज शाह तुगलक का अधिकारी घूस लेता था, तो उस घूस में से वो भी हिस्सा लेता था। तो यहां पर आप बोलेंगे कि शासक अकाउंटेबल है, लेकिन जब शासक घूस नहीं ले रहा है तो इसका मतलब कौन अकाउंटेबल है? जो ले रहा है सिर्फ वो। ठीक है, तो तुगलक घूस में से हिस्सा नहीं ले रहा था। अब अजय साहब, खुरासान अभियान, खुरासान कहते किसको, पहले ये तय कर लीजिए। तो खुरासान एक बड़ा, माने प्राचीन काल से अगर लीजिएगा तो बहुत बड़ा क्षेत्र था। उसमें तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का एक प्रांत, ये सारे के सारे खुरासान कहलाते थे। लेकिन इस समय जिस खुरासान की बात हो रही है वो इतना बड़ा नहीं था। वो ईरान से जुड़ा हुआ एक छोटा सा भूखंड था, और उस पर कब्जा करने के लिए 3 लोग ललायित थे। एक मिस्र का शासक था, एक तरमा शरीन था, और एक भारत का मोहम्मद बिन तुगलक था। वहां का शासक दाऊद था खुरासान का। इन तीनों ने एग्रीमेंट किया कि हम लोग तीनों मिल करके खुरासान को जीत लें और आपस में बांट लें। तय हो गया।
इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 की सेना खड़ा कर दी और सेना ही खड़ा नहीं किया, उस सेना को 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया, एडवांस। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि चगताई शासक जो तर्माशरीन था, वहां सत्ता परिवर्तन हो गया, यानी वहां सरकार बदल गई, वहां विद्रोह हो गया, तर्माशरीन को सत्ता से हटा दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में जो नई सरकार आई, उसने इस एग्रीमेंट को अप्रूव नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि खुरासान अभियान नहीं कर पाया तुगलक। तो जो सैनिक थे, अब उसके लिए थे कि इतने सैनिक को हम रख नहीं सकते हैं, तब क्या किया उसने कि आधे सैनिक को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो डिस्ट्रॉय किया वो विद्रोही हो गया, और उसमें से 1 लाख सैनिक को रखा इसलिए कि कराचील अभियान उसको करना था। कराचील कुमायूं गढ़वाल का जो, इस पर भी विवाद है, कुछ लोग कारगिल को बोल देते हैं कराचील, तो ऐसी बात नहीं है, कारगिल कश्मीर में है। और ये जो कराचील की बात हो रही, कुमायूं गढ़वाल का जो इलाका था, वहां अपने भतीजे को इसने 1 लाख सेना लेकर के भेजा। लेकिन यहां यह हुआ कि उसी समय बहुत तेज बर्फबारी होने लगी, और साथ ही साथ जो पर्वतीय क्षेत्र पर रहने वाले लोग थे, उन्होंने दुश्मन समझ लिया। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र के ज्यादा लोग निकट तिब्बत और चीन से अपने आप को मानते हैं, पता है कि नहीं आपको? भारत के मैदानी भागों से निकट नहीं मानते हैं वो, उनकी संस्कृति उससे ज्यादा ये लगी हुई रहती है, शादी ब्याह सब होता है। तो खैर वो छोड़ी, वो अलग बहस है। लेकिन वहां पर उन लोगों ने इसको अपने क्षेत्र के लिए विदेशी माना और पहाड़ पर से पत्थर फेंकना शुरू किया। नतीजा के तौर पर सभी की सभी फौज मारी गई। बर्नी कहता है केवल 10 लोग जीवित बचा था, और इब्न बतूता कहता है केवल 3 लोग जीवित बच के आया था, जिसने सूचना दी कि आपका कराचील अभियान असफल रहा। तो इस तरीके से छात्रों, ये थी तुगलक की 5 योजनाएं, जिनमें से सभी के सभी असफल हुई। और इसका मूल्यांकन हम इस क्लास के शुरू करने के वक्त भी कर दिए थे। अंत में फिर आपको कह देना चाहते हैं कि तुगलक की जितनी भी योजनाएं थी, वो असफल इसलिए नहीं हुई कि वो योजना सही नहीं थी, बल्कि असफल इसलिए हुई क्योंकि लोगों ने साथ नहीं दिया, या लोगों ने उस योजना के दूरगामी प्रभाव को महसूस नहीं किया, या प्रकृति ने साथ नहीं दिया। इस कारण से उसकी योजना असफल रही। उसकी योजना समय से बहुत आगे की चीज थी। उससे थोड़ी सी गलती ये हुई कि उस योजना का परिवेश अगर वो पहले तैयार कर लेता, तो हो सकता था कि उसकी योजना असफल रहे। तो अगले क्लास में जब हम मिलेंगे, तो इस डायनेस्टी का तीसरा शासक है फिरोज शाह तुगलक, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।